स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की लेंगे शपथ, संभालेंगे कार्यभार। राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। प्रधानमंत्री आज अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि सम्मेलन में ज्ञान भारतम पोर्टल करेंगे लॉन्च। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना। भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत अमेरिका को बताया रणनीतिक साझेदार। कहा दोनों देशों के बीच जल्द होगी ट्रेड डील। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज। देर रात राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। संविधान के दायरे में ही हल निकालने पर दिया जोर। और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे आमने सामने। वहीं पुरुष युगल वर्ग में सात्विक चिराग की जोड़ी भी खेलेगी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। पीएम मोदी ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जो पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर पीएम मोदी वहां मौजूद जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। 13 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति ये है। भारत ज्ञान भारतम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। इसमें दुर्लभ पांडुलिपियों की एक प्रदर्शनी और पांडुलिपि संरक्षण, डिजिटलीकरण प्रौद्योगिकियों, मेटाडेटा मानक, कानूनी संरचनाओं, सांस्कृतिक कूटनीति और प्राचीन लिपियों के अर्थ निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विद्वानों की प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। ज्ञान भारतम मिशन को संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच के संयोजन से भारत की पांडुलिपि विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में डिजाइन किया गया है। सीपी राधाकृष्णन अब से थोड़ी ही देर में उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाएंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। बाद में सीपी राधाकृष्णन का दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चौधरी चरण सिंह समाधि और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि 67 वर्षीय राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम आज वाराणसी और अयोध्या की यात्रा करेंगे। मॉरिशस पीएम आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर बाद डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को और मजबूत करने का काम करेगी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के अयोध्या दौरे से पहले जिले में व्यापक तैयारियां की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने पूरी तरह से स्थल निरीक्षण किया है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जनपद अयोध्या में बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी विजिट है, जिसको लेकर के हमारे और डीएम साहब द्वारा और सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। जो व्यवस्थाएं इस विजिट के लिए पूरी की जानी है उनको पूरा कर लिया गया है। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में भारतीय सेना का रूपांतरण और भविष्य के युद्ध विषय पर व्याख्यान दिया।
65वें एनडीसी पाठ्यक्रम में संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनाध्यक्ष ने भविष्य के संघर्षों में सैनिकों, प्रौद्योगिकी और गैर गतिज युद्धों की निर्णायक भूमिका, पारस्परिक क्रिया पर जोर दिया। व्याख्यान में उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेना के तकनीकी रूपांतरण और क्षमता विकास की यात्रा पर प्रकाश डाला। बता दें कि 65वें एनडीसी पाठ्यक्रम में 32 मित्र देशों के 44 अधिकारियों सहित 124 अधिकारी शामिल हैं। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 चल रहा है। मेघालय के उमरोई में 1 सितंबर से चल रहा यह संयुक्त प्रशिक्षण 14 सितंबर तक चलेगा। 2006 में शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच संचालन क्षमता, आपसी समझ और आतंकवाद रोधी क्षमताओं में सुधार करना है। अभ्यास में युद्ध प्रशिक्षण, बंधकों के बचाव और जंगल में जीवित रहने का प्रशिक्षण शामिल है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन और थाईलैंड की प्रथम इन्फैंट्री बटालियन के 53 जवान शामिल हैं। चुनाव आयोग देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईसीआई ने भ्रामक खबरों पर लगाम कसने की कवायद भी अब तेज कर दी है और इसी कड़ी में ईसीआई ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ काम करने वाले अपने मीडिया अधिकारियों के लिए आज कार्यशाला का आयोजन किया है। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि भारत में चुनाव संविधान के अनुसार होते हैं। मीडिया अधिकारियों के लिए कानूनी, तथ्यात्मक और नियम आधारित सूचनाओं को समय पर और समन्वित तरीके से संप्रेषित करना आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि मतदाताओं और अन्य हितधारकों को समय पर सत्यापित और प्रामाणिक जानकारी मिले और वे गलत जानकारी से गुमराह ना हो। इसमें उन्हें एसआईआर की संवेदनशीलता के साथ इसकी पूरी प्रक्रिया, इसमें आने वाली चुनौतियों और उठने वाले सवालों से रूबरू कराया जाएगा। आयोग देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया अगले माह से शुरू कर सकता है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित कथित साजिश से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ कर सकती है, जबकि मिरान हैदर की जमानत याचिका पर सीजेआई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच सुनवाई करेगी। इन सभी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भारतीय सेना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री पर सेना के पलायन को लेकर टिप्पणी करने का आरोप है, जिससे पूर्व सैनिकों में गहरा आक्रोश है। इसी के विरोध में गुरुवार को कोलकाता की मेयो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास पूर्व सैन्य कर्मियों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा बार बार की जाने वाली ऐसी टिप्पणियों से सेना के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने की पुरजोर मांग की है। यह विरोध प्रदर्शन कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आयोजित किया गया। ठेस पहुंचा है। हम लोग देखिए, जो आर्मी देश के लिए, देश के हित के लिए बारंबार काम करता है, 24 घंटा निरंतर प्रयास से आर्मी लोग जो काम करता है बॉर्डर पे, पूरा इंडिया का जो जनता है वो जानता है और आर्मी के लिए पूरा समाज, हम लोग पूरा देश गर्वित है, क्योंकि ऑपरेशन विजय हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो विजय मिला है, उसके पहले भी कारगिल दिवस, कारगिल लड़ाई में भी हम लोग को विजय मिला है। 1971 में भी हम लोग लड़ाई में जीते थे। तो आर्मी लोग, हम लोग कोई पिछपा नहीं हुए कभी भी कोई काम पे। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ बोला, जो ममता बनर्जी को देख के आर्मी लोग पिछपा हो गए। तो ये जो बात है बहुत ही निंदनीय है और दुखदायक है। भारत की गौरवशाली इतिहास में कहीं भी भारतीय सैनिक पिछपा नहीं लिया, पीछे नहीं गया। 1947 से लेके 2025 तक अगर आप इतिहास देखेंगे कहीं भी आपको देखा जाएगा भारतीय सैनिक का गौरवशाली इतिहास। आप 1999 में कारगिल लड़ाई में देखिए कैप्टन बात्रा कैसे लड़ाई किया और दखल करने के बाद, पहाड़ दखल करने के बाद बोला कि मैसेज भेजा कि दिल मांगे मोर और चाहिए हम लोगों को।
पीछे पा नहीं हुआ। उम्र कितना था? 26 साल। देखिए, चोट तो डायरेक्ट दिल पे पहुंचा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने क्या बोले कि सेना बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जबकि नहीं। हम जो कसम खाते हैं, हमने जो एक रिगोरस ट्रेनिंग लेते हैं, हम जो सीख के आते हैं, उसमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सबसे पहले देश है, उसके बाद मेरे साथी है। लेकिन उन्होंने वो डायरेक्ट हम जो सीख के आए, हम जो कसम खा के आए, उन पे ऊपर उन्होंने अंगुली उठाए। ये सबसे बड़ा चोट है। उन्होंने हमारा स्वाभिमान पे उन्होंने हम चोट पहुंचा है। पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग क्षेत्र के अपर रिम्बी में आधी रात को हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हैं। ये भूस्खलन इतना भयावह था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को निकालने में कामयाबी हासिल की। एसपी गेजिंग शेरिंग शेरपा के अनुसार सफल निकासी और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाने के बावजूद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। दूसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 अभी भी लापता हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अगर कार्यकाल के नजरिए से देखें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे लंबा था। दोनों ने 10-10 वर्ष की सेवा की बतौर उपराष्ट्रपति। और सबसे छोटा कार्यकाल अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर देखें तो वीवी गिरी का था। 1967 से 1969 के बीच सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल था उनका। अब तक 14 उपराष्ट्रपतियों में से 10 राजनेता रहे हैं, बाकी 4 शिक्षाविद, पूर्व राजनयिक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी थे। अब तक तमिलनाडु से 3 उपराष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रामास्वामी वेंकट रमन और सीपी राधाकृष्णन, जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से भारत को अब तक 2 उपराष्ट्रपति मिले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम वेंकैया नायडू। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला, उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक, ओडिशा से वीवी गिरी, पश्चिम बंगाल से मोहम्मद हामिद अंसारी, केरल से KR नारायणन, कर्नाटक से BD जट्टी, पंजाब से के कृष्णकांत। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर श्री राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल कर जीत हासिल की थी, और जबकि इनके विपक्षी उम्मीदवार को 300 मत हासिल हुए थे। यहां गणतंत्र मंडप में इंतजार है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगी। ये काफी खास अवसर है।
आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री CP राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
भारतीय गणतंत्र के लिए आज का दिन विशेष बन गया। चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। देश भर की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उम्मीद है कि वो भारत को सशक्त और विकसित बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें तो राष्ट्रपति भवन से अभी आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण, जहां पर नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हम सभी जानते हैं कि 67 वर्षीय उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति हो चुके हैं और ये शपथ विधि समारोह राष्ट्रपति भवन में संपन्न किया जा रहा था। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे और इसके साथ साथ सीपी राधाकृष्णन का अगला कार्यक्रम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चौधरी चरण सिंह समाधि और राजघाट पर जाकर बापू को नमन और श्रद्धांजलि करने का कार्यक्रम भी है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। तो सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में ये समारोह आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। साथ ही साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति भी इस समारोह में मौजूद रहे और 67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने। उन्हें आज पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान दिलाई गई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये शपथ दिलाई। सीपी राधाकृष्णन का एक लंबा अनुभव रहा है। इससे पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे और हम सभी जानते हैं कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। इसके बाद आज राष्ट्रपति भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। नई दिल्ली में अमेरिकी राजनयिक सर्जियो गोर ने ट्रंप मोदी संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। गोर ने कहा कि वो भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना तथा महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी और भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अनेक अवसर देते हैं। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the president has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with him in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के नामांकन को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि नामांकन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संबंधों का प्रतीक है। रूबियो ने जोर दिया कि 21वीं सदी की कहानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी और भारत इसके केंद्र में है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लड़ाकू कमान का नाम बदलना भी इस रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत असाधारण बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने की जरूरत है। रूबियो ने ये भी कहा कि ऐसे प्रतिनिधि का होना जिसे प्रशासन और ओवल ऑफिस दोनों में सीधी पहुंच हो, अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। India is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. The 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पोलैंड के हवाई क्षेत्र में रूस द्वारा कथित ड्रोन घुसपैठ के मुद्दे पर चर्चा करेगी। पोलिश राष्ट्रपति ने इसे रूस की ओर से वार्सो और नाटो की प्रतिक्रिया को चेक करने का एक तरीका करार दिया है। घटना के बाद पोलैंड ने सख्त कदम उठाते हुए अपनी पूर्वी सीमाओं बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपनी पूर्वी सीमाओं पर ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा वहां छोटे हवाई यातायात को भी सीमित कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की से बात की। एक्स पर जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा है, आज पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की से बात की। उन्होंने पोलैंड की सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की।
मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने और यूक्रेन संघर्ष के स्थायी समाधान का पक्षधर है। नेपाल में सरकार के खिलाफ हुए विनाशकारी विद्रोह के बाद अब अंतरिम सरकार के गठन की कवायद जारी है। राजधानी काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अंतरिम सरकार के जल्द गठन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कल राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और स्पीकर देवराज घिमिरे ने बैठक की। दोनों नेताओं ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और समसामयिक मामलों पर चर्चा की और वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के जल्द समाधान पर जोर दिया। बैठक में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि संविधान के दायरे में राजनीतिक समाधान तलाशा जाएगा। वहीं मौजूदा हालात में राष्ट्रपति और स्पीकर के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के रेस में सुशीला कार्की सहित कई नाम सुर्खियों में हैं। इस बीच सबसे अधिक संवेदनशील जिलों काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर में आज भी निषेधाज्ञा और कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं देश विदेश सभी जगह से नेपाल के युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हालांकि गुरुवार को किसी बड़े हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली, जिसके बाद अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि नेपाल जल्द वापस शांति की राह पर होगा। अगस्त में हुए यूपीआई नियमों के बदलाव के बाद एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट्स को और आसान बना रहा है। अब पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई जा रही है। 15 सितंबर 2025 से आप 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में 10 लाख तक पेमेंट कर सकेंगे। सरकारी ई मार्केट प्लेस और टैक्स पेमेंट की लिमिट भी बढ़कर अब 5 लाख रुपए होगी। ट्रैवल बुकिंग में अब 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में एक बार में 5 लाख, प्रतिदिन अधिकतम 6 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकेगा। लोन और ईएमआई कलेक्शन की सीमा को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ज्वेलरी खरीदारी में नई लिमिट के बाद 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 6 लाख तक भुगतान कर सकेंगे। सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के प्रयोग के उद्देश्य से सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन किया। सेना ने उत्तर पूर्वी राज्यों के युद्ध क्षेत्र जैसी परिस्थितियों में अभ्यास कर ड्रोन के इस्तेमाल से सामरिक और परिचालन क्षेत्र की तैयारियों में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इस अभ्यास के जरिए ड्रोन से सतत निगरानी, युद्ध क्षेत्र की टोह लेने से सटीक हमले की तैयारी परखी गई। साथ ही युद्ध प्रभावशीलता बढ़ाने में ड्रोन की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भविष्य के युद्ध के लिए रणनीतियों को प्रमाणित करना था। साथ ही अस्तर युद्ध परिदृश्यों में त्वरित निर्णय लेने और पारंपरिक मारक क्षमता संयुक्त लक्ष्यीकरण प्रक्रियाओं में ड्रोन इनपुट को शामिल करने का अभ्यास किया गया। और न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।